नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पीएससी थर्ड ईयर की पिछली क्लासों में जो है संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुणों पर चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुणों वाले पार्ट में पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म अर्थात अनुचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व एवं लोहा चुंबकत्व तक चर्चा हमने कर ली थी। 3 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके थे। उसके पश्चात अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं प्रति लोह चुंबकत्व। इसे बोलते हैं हम एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो देखिए, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। विपरीत फेरी चुंबकीय यौगिक में विनिमय युग्मन के पड़ोसी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण स्थानांतरित होने के स्थान पर विपरीत होता जाता है। इस कारण से क्रिस्टल का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है और जिस ताप पर यह घटना संपन्न होती है उस ताप को हम जो है नील ताप कहते हैं, या वो ताप नील ताप कहलाता है, जिसे हम Tn द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को जो है आपका प्रतिलोह चुंबकत्व है, उसे इस प्रकार से अपन दर्शाते हैं, क्योंकि इसमें देखो सारे ही युग्म जो हैं एक दूसरे के विपरीत हैं और यहाँ पर ये घटना जिस ताप पर होती है वो आपका नील ताप कहलाता है ना। नील ताप से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, नील ताप किसे कहते हैं। पदार्थों के विभिन्न प्रकार के चुंबकीय व्यवहार पर ताप का प्रभाव निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो, एक ग्राफ अपन ने यहाँ पर प्लॉट किया है जिसमें ताप के साथ चुंबकीय प्रवृत्ति का परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर इस स्केल से यहाँ हम इस एक्सिस पर चलते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर है वो किस में है, केल्विन में, और यहाँ से ऊपर की ओर आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो काय द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। तो देखो, प्रति चुंबकीय पदार्थ यदि आपका है तो प्रति चुंबकीय पदार्थ को आप जो है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है 0 शून्य होती है। आप इसे यहाँ इस जगह से दिखा सकते हैं बिल्कुल, पर थोड़ा सा आपको समझने की दृष्टि से इसको यहाँ से हमने शो किया है। तो इस पर ताप का प्रभाव देखो, हम ताप बढ़ाते जाएंगे लेकिन इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात ताप के साथ प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति में कोई भी जो है परिवर्तन नहीं होता। यदि हम बात करें अनुचुंबकत्व की, तो ये अनुचुंबकत्व के लिए यहाँ देखो, ये जो भी मान आएगा यहाँ से ये अनुचुंबकत्व के लिए आ रहा है। तो अनुचुंबकत्व के लिए जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी, अब यहाँ से हम यदि इसका तापमान इंक्रीज करेंगे, देखो जैसे 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 तापमान इंक्रीज करेंगे हम, तो वैसे 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 इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और यहाँ आते आते देखो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम हो जाएगी और एक टाइम आएगा आगे जाके जहाँ पर ये बिल्कुल प्रतिचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लग जाएगा। इसी प्रकार हम फेरो चुंबकीय या लौह चुंबकीय पदार्थों की बात करते हैं। इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अनुचुंबकीय से ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हम इन पे ताप बढ़ाएंगे तो एक साथ मतलब धीरे 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 इनका जो है चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम होगा। देखो यहाँ से, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ से इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान तीव्रता से घटेगा एक साथ। अब देखो आप यहाँ से ये और यहाँ से ये तापमान देखो। अब यहाँ जैसे अपन थोड़ा सा तापमान बढ़ा, अब इसके बीच का गैप आप देख लो, ये इतना सा तापमान जब अपने इंक्रीज किया यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इस बीच में फेरो चुंबकीय पदार्थ तीव्रता से अपनी चुंबकीय प्रवृत्ति खोते हुए आपके अनुचुंबकीय व्यवहार की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ये अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। जिस ताप पर यह घटना घटित होती है वो ताप आपका कहलाता है क्यूरी ताप या क्यूरी टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, और इसे हम Tc द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये ग्राफ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझ लोगे
तो मैं मानता हूँ कि थ्योरी आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और एग्ज़ाम में आप जब ये ग्राफ बना के आओगे, इस तरीके से प्लॉट करके आओगे सही मायने में, तो मैं मानता हूँ कि नंबर भी आपके अच्छे ही आएंगे। अगला जो आपका टॉपिक है, अगली प्रॉपर्टी है, वो है फेरी चुंबकत्व या फेरी मैग्नेटिज्म, इसे हम कहते हैं। यह फेरी चुंबकत्व व विपरीत फेरी चुंबकत्व के बीच का प्रभाव होता है, जिसमें विपरीत चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को कुछ सीमा तक तो नष्ट कर देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। अतः कुछ मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण उपस्थित होता है। यह गुण Fe3O4 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो फेरी मैग्नेटिज्म जो आपका होता है, फेरी चुंबकत्व, इसमें इलेक्ट्रॉनों का कुछ रीअरेंजमेंट जो होता है या अरेंजमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है कि दो का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो एक का एंटी क्लॉकवाइज, फिर दो का क्लॉकवाइज, एक का एंटी क्लॉकवाइज। और जो फेरी मैग्नेटिज्म है ये आपका फेरोमैग्नेटिज्म व एंटी फेरोमैग्नेटिज्म दोनों के मध्य का प्रभाव है। समझ में आती है बात? यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लेना बेटा, क्योंकि थोड़ी सी भूल हो गई मात्रात्मक ये। तो इसका डायग्राम आप इस प्रकार से दिखा दोगे और इसे लिख दोगे फेरी मैग्नेटिज्म या फेरी चुंबकत्व। उपरोक्त अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि यदि परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उनमें से अधिकांश तत्वों में अनुचुंबकत्व पाया जाता है, जबकि कुछ एक परमाणुओं में फेरोचुंबकत्व पाया जाता है। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने इनको आपके लिए बनाया है नोट्स को। आप इन्हें पढ़ते चले, नोट करते चले साथ के साथ में ही, और कंप्लीट अपने एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखें। अगला आपका जो टॉपिक है, 5 टाइप आपने पढ़े हैं, और इन 5 टाइप्स को पढ़ने के पश्चात देखो कौन कौन सा, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और 5वां है फेरी मैग्नेटिज्म। इन 5 को पढ़ने के पश्चात आपका अगला जो टॉपिक है वो है फेरोमैग्नेटिज्म के लिए आवश्यक शर्तें, इसेंशियल कंडीशंस फॉर फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है, किसी पदार्थ के अनुचुंबकत्व की आवश्यक शर्तें हैं कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तथा किसी पदार्थ में फेरोचुंबकत्व होने के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के अतिरिक्त निम्न शर्तों का पालन होना चाहिए। मतलब जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके हैं उनके अलावा भी कुछ शर्तें ऐसी हैं जिनका वो पालन अवश्य रूप से करें, तो वो फेरोमैग्नेटिज्म शो करेंगे। पहली कंडीशन है, देखो बेटा, ऊर्जा पट्टियाँ सक्रिय, मतलब कम चौड़ाई होनी चाहिए। 2 ऊर्जा पट्टियों के बीच में जो है एनर्जी अंतराल है वो कम होना चाहिए। तो ऊर्जा पट्टियाँ सक्रिय होनी चाहिए और परमाणु परस्पर इतनी दूरी पर होना चाहिए कि उनके परमाणुवीय कक्षक परस्पर अतिव्यापन करके आंशिक रूप से सहसंयोजक बंध बना सकें, अन्यथा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन ही हो जाएगा। अगर उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। तो पहली कंडीशन आपके फेरोचुंबकत्व के लिए यह आवश्यक है। दूसरी जो मुख्य शर्त है वो है 2 इलेक्ट्रॉनों के अंतर परिवर्तन से संबद्ध ऊर्जा को एक्सचेंज इंटीग्रल कहते हैं। क्या कहा? 2 इलेक्ट्रॉनों के अंतर परिवर्तन से संबद्ध ऊर्जा को एक्सचेंज इंटीग्रल कहा जाता है। ये डेफिनेशन में पूछा जाता है, व्हाट इज एक्सचेंज इंटीग्रल। ठीक है, तो आंसर आपका कर ही दोगे। छोटी सी परिभाषा है, 1 नंबर आपको ये दिला सकती है। फेरोचुंबकीय पदार्थों के लिए एक्सचेंज इंटीग्रल का मान धनात्मक होना चाहिए। ऐसा उस स्थिति में होता है जब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल से अधिक हो जाता है। क्या कहा हमने कि एक्सचेंज इंटीग्रल का मान सदैव धनात्मक होना चाहिए, और ऐसा उस स्थिति में होता है, मतलब
धनात्मक मान किस स्थिति में होता है? जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल का मान इलेक्ट्रॉन नाभिक आकर्षण बल से अधिक हो जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कहाँ होता है? आपके परमाणु के बाह्यतम शेल में, जिसे हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बल लगता है, तो उसका मान प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्ट से कम होना चाहिए। और जेड इफेक्ट क्या है? जो परिणामी जेड इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण या जो परिणामी आकर्षण महसूस करता है वो जेड इफेक्ट कहलाता है। तो इसको हम इस प्रकार से रिलेशनशिप भी दर्शा सकते हैं। तीसरी जो इसेंशियल कंडीशन है वो है आपके परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक दूर भी नहीं होने चाहिए, इससे एक्सचेंज इंटीग्रल का मान बहुत कम हो जाएगा और ऊर्जा कम होने से तंत्र को पर्याप्त स्थायित्व नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ऊर्जा कम होने से तंत्र को पर्याप्त स्थायित्व भी नहीं मिल पाएगा। लगभग सभी संक्रमण धातु संकुल अनुचुंबकीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं, जो संक्रमण धातुओं का एक महत्वपूर्ण गुण है। जो भी ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स हैं या ट्रांजिशन मेटल हैं, वो ऑलमोस्ट सभी के सभी ही अनुचुंबकीय प्रवृत्ति शो करते हैं, कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, क्योंकि ये उनका बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकिल जैसे धातु संकुल फेरी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रमुख कारण इनमें पर्याप्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, उच्च परमाणुवीय संख्या एवं उपयुक्त परमाणुवीय आकार होता है, जिससे इनके मध्य आदर्श दूरी रहती है, ना तो बहुत कम और ना ही बहुत ज़्यादा। और इनके एक्सचेंज इंटीग्रल के उपयुक्त मान होते हैं, जो तंत्र को स्थायी बनाए रखते हैं। तो जो फेरो चुंबकत्व के लिए इसेंशियल कंडीशंस थी वो आपने स्टडी की। इसके पश्चात जो अब आपका आने वाला टॉपिक है वो है आपका चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की विधियाँ। भाई हमने चुंबकीय गुणों के बारे में डिस्कस कर लिया विस्तार से, उनके लिए आवश्यक कंडीशंस या इसेंशियल कंडीशंस के बारे में हमने चर्चा की। अब बात आती है इनके निर्धारण कैसे किया जाए, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का निर्धारण कैसे किया जाए। तो इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जो अधिकतर उपयोग में ली जाती है, उनमें से आपकी एक तो गाई विधि का जो है ज़्यादा प्रचलन है और दूसरी फेराडे विधि है। तो अपने सिलेबस में गाई विधि और फेराडे विधि के बारे में डिस्कशन दिया गया है, तो उसको हम आगे अगली क्लास में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।